भारत के मेघालय इलाके में हर साल सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर हर महीने में एक न एक बार बारिश हो ही जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर इलाका गांव का होने की वजह से गांव के लोगों को खाना आग के चूल्हे पर बनाना पड़ता है। मैं कब से कह रही हूँ कि आप भी गैस चूल्हे का कनेक्शन ले लीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्या? कई बार गैस एजेंसी जा चुका हूँ। इन गीली लकड़ियों से अब खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। इस तरह से तो गैस चूल्हा हमारे घर आने तक हम दोनों बुजुर्ग हो जाएंगे और तभी हमें कनेक्शन मिलेगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर ये सरकारी योजनाएं हैं, पता नहीं हम तक पहुँचेंगे भी या नहीं। वैसे भी सरकारी योजनाएं कागजों पर पूरी होती है, हकीकत में नहीं। पर हम इस तरह से हाथ पर हाथ धरे तो नहीं रह सकते ना। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और जंगल में सारी लकड़ियाँ गीली हो चुकी हैं। आप ही बताइए, मैं गीली लकड़ियों से खाना कैसे बनाऊंगी? रोटियाँ धुएं की वजह से आधी कच्ची रह जाती हैं और चावल भी अध पके रह जाते हैं। मैं आज एक बार फिर से जाकर पूछता हूँ कि हमें गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं। कहीं हम लोग गैस सिलेंडर का सपना देखते देखते सचमुच बूढ़े ना हो जाए। ओमकार अपने साथ कुछ और कस्बे वालों को लेकर गैस एजेंसी की तरफ निकल जाता है। सभी कस्बे वाले बड़े दिनों से गैस एजेंसी की चक्कर लगाकर परेशान हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी गैस कनेक्शन नहीं मिला। अब बहुत बहाने सुन लिए ओमकार भाई, उस दिन से एजेंसी वालों के। आज तो हम लोग कंफर्म करके ही एजेंसी से निकलेंगे कि हमें गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं। हाँ हाँ जरूर। मेरे भाभी ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है कि गैस सिलेंडर कब आएगा। अब तुम ही बताओ आपा, भला ये सब मेरे हाथ में है क्या? वो बेचारी भी तो मेरी तरह गीली लकड़ियों पर खाना बनाकर परेशान हो चुकी होगी भाई। तुम क्या जानो हम औरतों को कितनी परेशानी होती है लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाने में, और ऊपर से अगर लकड़ियाँ भी गीली हो जाएं तो सिर दर्द हो जाता है। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे घर में गैस सिलेंडर आ जाए, इसलिए तो पिछले महीने से लगातार गैस एजेंसी के चक्कर लगा रहा हूँ। तुम तो देख रही हो ना। हम लोग उम्मीद लगाकर तो जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारे लिए उन लोगों ने आज क्या नया बहाना सोच रखा होगा। सही कहा आपा तुमने, बहाना तो तैयार होगा उनका, पर क्या नया बहाना बनाकर रखा होगा ये तो वही जाकर पता चलेगा। चलो पहुँच ही गए। ओमकार, सरिता और बाकी कस्बे वाले गैस एजेंसी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही वर्कर है, बाकी सभी लोग गायब है। क्या आप बता सकती हो कि हम लोगों को कब तक कनेक्शन मिलेगा? ये डिटेल्स तो मैं आपको नहीं दे सकती। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि सभी सर लोग छुट्टी पर गए हैं। ये सारी जानकारी तो उन्हीं के पास होगी ना। अच्छा, कब तक आएंगे आपके सर लोग? ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, सॉरी, क्योंकि ये बात तो खुद मुझे भी नहीं पता है। बहन, तुम तो देख ही रही हो कि हम सभी लोग पिछले 3 महीनों से आपके एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं और आज तक हम में से किसी को भी गैस का कनेक्शन नहीं मिला। हाँ हाँ मुझे पता है, पर मैं इन सब में क्या कर सकती हूँ? अगर मेरे हाथ में कुछ रहता तो मैं जरूर आपकी मदद करती। तुम भी एक औरत हो बहन, और ये बात तुम तो अच्छे से जानती हो कि लकड़ी के चूल्हे पर बारिश में खाना बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। पर शायद जब से एजेंसी वालों ने तुमको गैस का कनेक्शन दिया है, हम लोगों की तकलीफ शायद तुम नहीं समझ पा रही हो। चलो भाइयों चलते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये गैस एजेंसी हमें कभी गैस कनेक्शन दे पाएगी। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि हम लोग जंगल से गिली लकड़ियाँ लेकर उन पर ही खाना पकाए। सरिता, ओमकार और बाकी सब कस्बे वाले गैस एजेंसी से वापस चले आते हैं। अब सभी गांव वालों ने गैस कनेक्शन मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। अब हमें ही कुछ करना होगा। सरकार की योजनाएं तो घूसखोर अफसरों तक सीमित रह गई है। मुझे पूरी यकीन है कि सरकार ने जो गैस कनेक्शन हमारे लिए दिया था वो जरूर इन लोगों ने ब्लैक में बेच दिए होंगे और अब बहाने बनाकर हमसे किनारा कर रहे हैं। पर हम लोग क्या कर सकते हैं? खुद से तो गैस नहीं बना सकते ना। अगर हमारे हाथ में होता तो ये काम भी हम खुद ही कर लेते। सरिता उदास चेहरा लेकर घर जाती है और उसका उदास चेहरा देखकर उसकी बेटी सिमरन उसकी उदासी की वजह पूछती है। सरिता अपनी बेटी को सारी बातें बताती है, जिसे जानने के बाद सिमरन उसे बायोगैस प्लांट के बारे में बताती है।
सरिता बायोगैस प्लांट के बारे में सिमरन से सब कुछ पता करती है और सभी कस्बे वालों को इसके बारे में बताती है। भाइयों और बहनों, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने गैस एजेंसी के कई चक्कर लगा दिए पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पर आज मुझे बायोगैस प्लांट के बारे में पता चल गया है। इससे हम अपने लिए खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस खुद ही तैयार कर सकते हैं। हमें किसी सरकार या एजेंसी वालों पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता सभी कस्बे वालों को बायोगैस प्लांट के बारे में समझाती है और सभी को यह योजना बेहद पसंद आती है। अब सभी लोग अपने अपने घर की एक लकड़ी को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा लकड़ी का सिलेंडर बनाते हैं और इसमें अपने अपने घरों का कूड़ा कचरा और सभी बेकार की चीजें डालते हैं और उसको पानी से भर देते हैं। कुछ दिनों बाद वो सारा कचरा सड़ जाता है और उससे गैस निकलने लगती है। देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है। हमारे बायोगैस प्लांट से गैस निकलना शुरू भी हो गया है। अब जल्द ही हमें लकड़ी की चूल्हे और गीली लकड़ियों से छुटकारा मिल जाएगा। ओमकार रात को खाना खाने के बाद सोने के लिए जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक टूटे हुए तारे पर पड़ती है। वो जाकर उस जादुई गर्म तारे को लेकर आता है और उसको अपने बायोगैस प्लांट में डाल देता है। जादुई तारा प्लांट के अंदर जाने से प्लांट के अंदर डाली हुई सारी चीजें जल्दी जल्दी सड़ने लगती है, जिस वजह से प्लांट से तेजी से गैस निकलने लगती है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। हमारे बायोगैस सिलेंडर से तो बहुत सारा गैस निकलने लगी है। चलो मैं जल्दी से कस्बे वालों को बता देता हूँ। ओमकार सभी कस्बे वालों को उसके बारे में बताता है और सभी लोग लकड़ी के सिलेंडर के पास आते हैं और देखते हैं कि सिलेंडर से तेजी से गैस निकल रही है। सभी लोग उस सिलेंडर पर एक एक पाइप जोड़कर अपने घर के किचन में कनेक्शन ले जाते हैं और उसको अपने लकड़े वाले चूल्हे पर ही फिट कर देते हैं। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि आप लोग अपने लिए गैस खुद ही बना सकते हैं और आप लोगों ने ये कर दिखाया। हाँ बेटा, पर ये सब तुम्हारे आइडिया की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, इसलिए सभी गांव वालों की तरफ से तुमको बहुत बहुत थैंक यू। कोई बात नहीं माँ, मैं भी तो इस गांव का ही हिस्सा हूँ। और हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से कुछ खाने को बना दो। हाँ, अब तो गैस कनेक्शन भी आ गया है। मैं जल्दी से तेरे लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। वैसे भी गैस का उद्घाटन तुमसे ही होना चाहिए। सरिता सिमरन के लिए गैस चूल्हे में आलू पराठे बना देती है, जो कि बेहद ही लजीजदार होते हैं। अब सभी गांव वाले अपने घरों और आसपास का कूड़ा कचरा बायोगैस सिलेंडर में डाल देते हैं, जिससे सभी कस्बे वालों को खाना बनाने के लिए गैस मिलती है और उनका कस्बा भी साफ हो जाता है। अब सभी कस्बे वालों को लकड़ी के चूल्हे से छुटकारा भी मिल जाता है। दिवाकर एक किसान है जो कि अपने खानदान के साथ राजस्थान के एक दूर दराज के गांव में रहता है। दिवाकर के खानदान में उसकी बीवी और बच्चे हैं। दिवाकर के पास एक जोड़ी बैल है जिनसे वो खेती करता है। एक दिन दिवाकर अपनी बैलों को लेकर खेत जोतने के लिए जाता है। खेत जोतते हुए खेत के बीचों बीच उसके हल से कुछ टकरा जाता है। अरे ये क्या लग गया हल पर? देखता हूँ। दिवाकर बैलों को थोड़ा आगे हाँक देता है और उस जगह को कुदार की मदद से खोदने लगता है। लगता है कोई बड़ा पत्थर है, इसे निकालना पड़ेगा। दिवाकर अपनी बीवी दिव्या को आवाज लगाता है। अरे सुनती हो, जल्दी से इधर आ जाओ और हाँ, फावड़ा भी साथ ले आना। दिव्या फावड़ा लेकर दिवाकर के करीब पहुंचती है। क्या हुआ जी? बीच खेत में पत्थर है, इसे निकालना पड़ेगा, नहीं तो हल इसमें फंसकर टूट जाएगा। चलो खोदते हैं। दिवाकर और उसकी बीवी दिव्या दोनों मिलकर चारों ओर से खोदने लगते हैं। मुझे तो ये कोई और ही चीज लगती है। जो भी हो, इसे निकालना तो पड़ेगा ही। कुछ वक्त खोदने के बाद दिवाकर और उसकी बीवी उस गड्ढे में से एक मशीन को निकालते हैं। ये तो घास काटने वाली मशीन है। हाँ, पर ये यहाँ खेत में कहाँ से आ गई? जहाँ से भी आई हो, हमें क्या लेना देना, इसको रहने दीजिए और आप खेत जोतिए। सूरज सर चढ़ रहा है, बाद में धूप तेज हो जाएगी तो गर्मी की वजह से काम करना मुश्किल हो जाएगा।
सही कहा तुमने। वैसे भी यह मशीन हमारे किसी काम की नहीं। तुम्हारे हाथ किसी मशीन से कम है क्या? दिवाकर उस घास काटने वाली मशीन को खेत के किनारे झाड़ियों में फेंक देता है। ये दोनों घर जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद दिव्या की तबीयत खराब हो जाती है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप जाकर बैलों के लिए चारा ले आइए। ठीक है, तुम आराम करो, मैं फसल काट कर लाता हूँ। दिवाकर खुरपी लेकर जाता है और उसकी मदद से घास काटने लगता है। घास काटते काटते दिवाकर का हाथ कट जाता है और उससे खून बहने लगता है। अरे, ये तो मेरा हाथ ज्यादा ही कट गया। अब मैं बैलों के लिए फसल कैसे काटूंगा? दिवाकर कुछ देर सोचता है और झाड़ी में जाकर उस घास काटने वाली मशीन को लेकर आता है। अरे, ये मशीन कब काम आएगी? इसी से घास काटता हूँ। दिवाकर मशीन से घास काटने लगता है, पर जैसे ही वो घास काटता है, कटने के बाद वो हरी घास सोने की हो जाती है। ये देखकर दिवाकर चौंक जाता है और खुश हो जाता है। अरे वाह, सोने की घास! लगता है ये कोई जादुई मशीन है। जैसे ही दिवाकर घास को उठाने के लिए नीचे झुकता है, मशीन बोलने लगती है। रुक जाओ किसान, ये जो तुम सोने की घास देख रहे हो वो सब एक वहम है। दूर रहो इन सब से। जो भी हो, है तो सोना ही ना। अरे वाह, ऐसे तो मैं सारी घास को सोने में बदल दूंगा और अमीर बन जाऊंगा। ऐसा मत करो किसान, तुम्हें इस लालच की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, अमीर बनने के लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। दिवाकर उस मशीन को उठाता है और घास काटना शुरू कर देता है। वो जैसे जैसे घास काटता है, कटने के बाद वो घास सोने में बदल जाती है। मशीन किसान को रोकने की बहुत कोशिश करता है। तुम्हें पता है, इसी लालच के चक्कर में बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई और इसी वजह से एक होशियार आदमी ने मुझे उस जमीन में दफना दिया था ताकि मैं और लोगों की जिंदगी बर्बाद न कर सकूं। पर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अब बदलने वाली है। पैसा आ जाएगा तो जिंदगी बर्बाद कैसे होगी? समझने की कोशिश करो किसान, बाद में बहुत पछताओगे। दिवाकर मशीन की कोई भी बात नहीं सुनता और घास काटना चालू रखता है। वो पूरे खेत की घास काट लेता है और सोने की घास को इकट्ठा करके अपने गोडाउन में रख लेता है। दूसरी ओर भूख से दिवाकर की बैलों का बुरा हाल हो जाता है। क्या हुआ जी? बैल इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या आपने उन्हें चारा नहीं डाला? क्यों नहीं डाला? अभी तो डालकर आया हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। दिवाकर दिव्या से झूठ बोलकर वहाँ से चला जाता है और अपने बाकी खेतों की घास इस मशीन से काटना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो घास काटता जाता है, वो घास सोने की घास में बदल जाती है। वो सारी घास को इकट्ठा करके फिर से गोडाउन में भर देता है। दूसरी ओर भूख से बेहाल होकर बैल जंगल की ओर भाग जाते हैं। अजी सुनते हो, हमारे बैलों ने खूंटी तोड़ दी है और जंगल की ओर भाग गए। कोई बात नहीं, अब वैसे भी हमें उन बैलों की जरूरत नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हो जी? बिना बैलों के हम खेती कैसे करेंगे? मेरे हाथ एक खजाना लगा है, अब हमें खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। दिवाकर दिव्या को गोडाउन में ले जाता है और सोने के घास के बंडल दिखाता है। इतना सारा सोना कहाँ से आया? वो जो घास काटने वाली मशीन है ना, उसमें घास काटने पर सारी घास सोने में बदल जाती है। देखना, इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। दिवाकर गांव में जाता है और किसानों को अपनी इस मशीन के बारे में बताता है। देखो भाइयों, मेरे इस मशीन से घास को सोने में बदला जा सकता है। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं आप सबके खेतों की घास को सोने में बदल दूंगा, जिससे आप सभी लोग अमीर बन जाएंगे। पर इसमें हमारा क्या फायदा होगा? जो भी घास सोने में बदलेगी उसका आधा हिस्सा तुम रख लेना और आधा हिस्सा मैं रख लूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। अब से मैं अपने खेतों में फसल बोना छोड़कर उन्हें बंजर छोड़ दूंगा ताकि उनमें घास उगेगी और हम उसको सोने में बदलेंगे। नहीं, इतना ज्यादा लालच करना भी ठीक नहीं है। इससे हमारी खेतों की फसल पैदा करने की हद खत्म हो जाएगी।
जब तुम्हारे पास सोना ही सोना होगा तो फसल का क्या अचार डालोगे? सोना तो होगा पर खाएंगे क्या? सोना खाकर कोई पेट नहीं भर सकता ना। दिवाकर, राघव और कुछ किसान शिवा की बात नहीं सुनते और अपने खेतों को बंजर छोड़ देते हैं, जिससे कुछ वक्त में उनके खेतों में घास उगाती है और दिवाकर उस मशीन की मदद से उस घास को काटकर सोने में बदल देता है। सभी लोग उस सोने की घास को गोडाउन में जमा कर लेते हैं। भाइयों जल्दी से चलो, इस सोने को शहर में बेच कर आते हैं, क्योंकि हमारे घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। ठीक है चलो। सभी लोग गोदाम में आते हैं और देखते हैं कि सोने की घास फिर से सूखी घास बन गई है। ये देखकर सभी लोग मायूस हो जाते हैं। ये क्या? ये तो सूखी घास है। कहाँ है हमारा सोना? तुमने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं किया। लगता है सोने की घास सूखने के बाद फिर से पुराने घास में बदल गई है। हमें तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अब देख लो, तुम्हारी वजह से हमारे खेत बंजर पड़े हैं। हमें शिवम की बात मान लेनी चाहिए थी। देखो, लालच करने का हमें ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है। चलो यहाँ से और अपने खेतों को फिर से जोतना शुरू करते हैं। सारे किसान अपने बंजर पड़े खेत को फिर से जोतना शुरू करते हैं। चलिए जी, हम भी अपने बैलों को वापस ले आते हैं। दिव्या और दिवाकर दोनों जंगल से बैलों को वापस ले आते हैं और बंजर पड़े खेतों को जोतने का काम शुरू कर देते हैं। मुझे माफ कर दो दिव्या, लालच में आकर मैंने तुम्हें और सभी लोगों को काफी परेशान किया। अब से मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। कोई बात नहीं जी, इससे हमें सबक तो सीखने को मिली। दिव्या और दिवाकर दोनों मिलके उस मशीन को जंगल में ले जाकर जमीन के बहुत अंदर गाड़ देते हैं और घर आकर खेती बाड़ी का काम शुरू कर देते हैं। दोनों अपनी पुरानी जिंदगी फिर से खुशहाली से जीने लगते हैं।